हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक। मैं भी ठीक। लॉकडाउन के मज़े लिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी विवाद हुआ है नेपाल में। नेपाल का लीपू लेक पास और काला पानी विवाद। तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाया जाए। जो भी बेस्ट नॉलेज है मेरी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपको आज भारत का मैप दिखाऊंगा और उसके पीछे की वजह बताऊंगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। ये मैप मैं पास में लेके आ रहा हूँ। यहाँ से तो मुझे उल्टा दिख रहा है ना। मैं देख के आपको सारी तारीखें बताता हूँ। 1904, सबसे पहले नेपाल का ही बताऊंगा। 1904 में नेपाल भारत से अलग हुआ। ठीक है। 47 तो सभी को पता है, हमने भारत पाकिस्तान की बहुत कहानियां, बॉर्डर स्टोरी सब सुनी है, फिल्में देखी है। 1947 सबको पता है। लेकिन उसके पहले भी भारत को कितना बांटा है ब्रिटिशर्स ने, ये देखना है। ये देखो मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर है अफगानिस्तान। ये डेट है यहाँ पे 1876 में अफगानिस्तान को अलग रूल दे दिया। ठीक है। फिर इसके नीचे आता पाकिस्तान, सभी को पता है इसकी कहानी। ये है 1947 की। और यहाँ मैंने 1857 की क्रांति लिखी, झांसी की रानी, जिसमें आप सभी को याद होगा। मैं इस पे फिर आऊँगा 1857 पे। ये भूटान 1906, ये यहाँ ऊपर भूटान। ठीक है। ये है बांग्लादेश। ये 1947 में ये इस्लामिक जिहाद हुआ था, तो ये इस्लामिक जिहाद से ये दो देश या ये दो टुकड़े भारत के ये अलग हुए थे, है ना। यानी इस समय 47 में अंग्रेजों ने भारत को 3 हिस्सों में बांटा था। तो ये वाला पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये आज भी पाकिस्तान है, लेकिन ये 1971 में ये बांग्ला भाषा के आधार पर ये अलग देश बन गया, बांग्लादेश। बांग्ला ही इसके नाम में है। तो कलकत्ता की बांग्ला भाषा और ढाका की बांग्ला भाषा कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है ना। जैसे मैं भोपाल से हूं, तो भोपाल की हिंदी भाषा और इंदौर की हिंदी भाषा में जो अंतर होगा, वही उतना ही कलकत्ता और ढाका की बांग्ला भाषा में अंतर है। और कल्चर में भी बहुत कोई अंतर नहीं है, सिवा ये कि बांग्लादेश में जाहिर सी बात है इस्लामिक जिहाद के नाम पे बंटवारा हुआ है, तो बांग्लादेश में मुस्लिम डोमिनेंसी है और जो भारत के पास आया था बंगाल, वहां पे हिंदू डोमिनेंसी है। तो यहाँ पर ये जो बंटवारा 1905 में हुआ था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये यहाँ प्रो मुस्लिम काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हिंदू सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के काम करना शुरू कर दिया था और बंगाल को बांट दिया था। तो ये सारा नक्शा मैंने आपको दिया है, बताया है। अब मैं आता हूँ लीपुले और काला पानी वाले जो अभी विवाद हुआ है। इस विवाद को मैं थोड़ा सा ये आपको बताऊंगा। ये यहाँ रखी है मैंने, यहाँ पर कहीं है ये। ठीक है। ये एकदम पॉइंटेड में आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर शायद साधारण लोगों का जाना बहुत मुश्किल है, सेना को भी जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये कोई ऐसी भयंकर जगह नहीं है कि जहाँ पर जाके या तो नेपाल को कुछ बहुत पैसे मिल जाए या कुछ वैसा। और नेपाल के तो लोग जाते ही नहीं है। मुझे बताया गया है कि कोई नेपाल के सेंटिमेंट को हर्ट करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। ना ही हम यहाँ ये कह रहे हैं कि नेपाल का कोई छोटा बड़ा भाई, वैसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने देश भारत के, अखंड भारत का हिस्सा थे, इतने देश, नेपाल ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ये सारे देश को बांटा क्यों, तो मैं इसके बीच में जाना चाहूँगा। ये 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो सूत्र बताते हैं कि उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स भारत के लोगों ने अंग्रेजों के संग्रहालय में रखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स पढ़े और बताया, तो बताया जाता है कोई 20 से 22 दिन, लगभग 20 से 22 दिन कोई अंग्रेज की सरकार यहाँ पर नहीं थी, कोई अंग्रेज ऑफिशियल यहाँ नहीं था, कोई अंग्रेज का गवर्नर या आईएएस अधिकारी, जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर उन्हीं का दिया हुआ नाम है, यहाँ पर कोई वो नहीं थे। सारा भारत भारतीयों के शासन में, अंडर कंट्रोल में था। लेकिन ये हिस्ट्री में हमें बताया नहीं जाता है, क्योंकि इतनी मार लगाई थी यहाँ पे 1857 में। और वह मार लगाने वाले कौन लोग थे? किसान। यहाँ किसान लड़ रहे थे। देखना, मैं ये सारे मैदानी इलाकों से आपको ये पहाड़ी इलाके में, सॉरी पहाड़ी इलाका, यहाँ ये मैदानी इलाकों से ये पहाड़ी इलाके में लेके जाऊंगा। है, मैं आपको ये बताऊंगा कि 1857 की क्रांति ये मैदानी इलाके हैं। यानी झांसी की रानी अगर यहाँ लड़ रही थी, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वो ये पहाड़ी इलाकों के लिए नहीं लड़ रही होगी? डेफिनेटली लड़ रही होगी।
क्या वो ये सोच रही होगी कि मैं यहीं लड़ूं, ना यहाँ के लोगों के लिए लड़ूं, ना यहाँ के लिए लड़ूं, ना यहाँ के लिए, ना यहाँ के लिए, ना ऐसा नहीं है। यानी मैदानी इलाकों में अगर लड़ाइयां हो रही है तो पहाड़ी इलाके सुरक्षित हैं। यानी अगर ये यहाँ पर देखिए समुद्र से घिरा हुआ है भारत, ये एक तरफ यहाँ पर ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये हिंद महासागर है, पूरा इंडियन ओशियन का ही पार्ट है जो भारत देश के नाम से ही जाना जाता है, भारत का महासागर, हिंद महासागर, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये दक्षिण का ये वाला हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो जनरली लैंड से जो अटैकर्स यहाँ से आते थे, ये इस्लामिक जिहाद के नाम से ये इस तरफ से कंधार और यहाँ से 15-20 हजार घोड़े लिए और तूफानी रफ्तारों से बिल्कुल उस समय वैसे मार काट मचाते हुए, वो कोई उस समय देखी नहीं थी। पहले क्या राजा जैसे बोलते थे ना, मैं हमला करने वाला हूँ या फलाना ठिकाना, या मैदान में बहादुर हो तो मैदान में आ जाओ, ऐसा वैसा, और समझौते वहां हो जाया करते थे कि भाई तुम्हारी सेना बड़ी, या मोस्टली देखा होगा दो राजा आपस में युद्ध कर लेते थे कि कुश्ती हो जाएगी, खून भी नहीं बहाएंगे, कुश्ती हो जाएगी, जो जीतेगा वो राजकाज करेगा और जो हारेगा उसको मानना पड़ेगा जीतने वाले की बातें, या तो उसका सेनापति बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, और बाकी उसके बाद दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर जो हमलावर यहाँ से आते थे दौड़ते हुए रौंदते हुए आते थे। तो यहाँ आपको मालूम है इस समय यहाँ झांसी की रानी लड़ रही थी, फिर यहाँ राजपूत लड़ रहे थे, यहाँ पे सिख लड़े हैं, हाँ यहाँ सॉरी इस तरफ सिख लड़े हैं, हाँ, और फिर यहाँ मराठे लड़े हैं। तो ये मैदानी इलाकों की जो लड़ाई है, मैदानी इलाकों की लड़ाई है, क्या पहाड़ी क्षेत्र के लिए नहीं हो रही होगी? अगर हम कहें कि हमारे ये भारत के पूरे हिमालय क्षेत्र सुरक्षित रहे, जब तक चाइना यहाँ नहीं आया है तब तक सुरक्षित है ना, ये सुरक्षित है। यहाँ पर ये चाइना का इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ से अरब लॉबी घुसती है भारत में, और यहाँ से कम्युनिस्ट लॉबी प्रो चाइना यहाँ से लॉबी घुसती है। और एक तीसरी और ताकत है प्रो मिशनरीज, जो प्रो ईसाई क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो वो एक तीसरी ताकत और है, वो उसकी आज हम बात नहीं करेंगे। तो ये वाली अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो नेपाल का लीपुले और काला पानी का जो विवाद आया है वो क्यों है। क्या आपको लगता है ये नेपाल बोल रहा होगा? नहीं, ये चाइना कम्युनिज्म, चाइना का कम्युनिज्म बोल रहा है। और वहां आपको पता है कुछ समय पहले तक वहां राजशाही थी, महल में पूरे राज परिवार को मार दिया गया। कौन था, क्या था इसके पीछे? निश्चित आज जो ये काम करवा रहा है वही कोई ना कोई ताकत रही होंगी। तो यहां से आप देखो, ये कोई ऐसी बहुत भयंकर जगह नहीं है जहां पे नेपाल को कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर नेपाल के अंडर कंट्रोल भी ये जगह है, एक वक्त मान लेते हैं कि वो सुगोली की ट्रीटी हुई थी, आई डोंट नो, वो याद नहीं आ रहा मुझे, उस ट्रीटी में भारत की तरफ से ये वाला उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड का हिस्सा है ना, भारत का हिस्सा, और नेपाल का कहना है कि लीपुले और काला पानी हमारे हिस्से में। तो मैं आपको अखंड भारत की भी कहानी सुना रहा हूं कि आपको 1904 में कैसे अलग हुआ। यानी यहाँ झांसी की रानी लड़ रही होगी अंग्रेजों से, या यहाँ पर जो राजपूतों ने जो मैदानी इलाकों में तलवारों की नोक पे जो अरबी जिहादियों को तोला है, तो क्या है वो क्या है, ये इन्हीं इलाकों के लिए तोल रहे थे क्या? क्या वो आंधी अगर यहाँ से बढ़ती तो क्या इस तरफ नहीं आती? क्या ये पहाड़ी एरिए सुरक्षित रह पाते? नहीं, ये मैदानी इलाकों की लड़ाई यहाँ पर तोला गया है पूरा, यहाँ तलवारों पे तोला गया है, इसलिए पहाड़ी इलाके और नीचे ये समुद्र के किनारे ये वाले क्षेत्र सुरक्षित रहे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं नेपाली मानसिकता को या नेपाली राष्ट्र को हर्ट करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भारत का ही हिस्सा रहे हैं, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हिस्सा बने। हम हमारे पास्ट में तो जाकर देखें, संस्कृति, सभ्यता, बोल चाल, रीति रिवाज, कहीं कोई अंतर नहीं है, फिर हम में ये दरार क्यों डाली जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि ये सारी चीजें केस के साथ ये सब सामने आ रही है? मालूम है 1857 की क्रांति में जब शोध किया गया तो क्या पाया गया कि भारत के लोगों के पास इतने हथियार आए कहां से? तो ये पता चला कि जो किसान, समृद्ध किसान हुआ करता था, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता था, समाज का अपर हैंड माना जाता था किसान को, आज जैसी स्थिति नहीं थी। तो बोले किसानों ने अपने हल, बखर, जो कल्टीवेटर होते हैं, जितने भी लोहा था वो सारा क्रांतिकारियों को दे दिया, और लोहारों के थ्रू गला के उनके हथियार बनाए, खुद चलाए और क्रांतिकारियों से चलवाए। वो सशस्त्र क्रांति थी ये, जो अंग्रेज यहां से भागे
और बताया जाता है 20 से 22 दिन तक भारत में कोई अंग्रेज नहीं था, कोई कानून नहीं था। ये क्रांति यहाँ पर हुई है पूरी मध्य भारत में। तो क्या है वो मध्य भारत की क्रांति। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो किसान है और आज का जो लेबर, आपको पता है लॉकडाउन में लेबर की क्या स्थिति है। ज़्यादातर यहीं का किसान है, एमपी यूपी और ज़्यादातर बिहार का। तो उनके क्यों इतने बुरे हाल हुए, यहाँ पर किसानों से किसानी, उनकी काश्तकारी छीन ली गई। क्यों, कौन सा दंड दिया अंग्रेजों ने उन्हें? उन्होंने अपने जो इक्विपमेंट थे, टूल्स थे, वो गला के लोहारों को दिए, हथियार बनाए और वो क्रांतिकारियों को दिए। किसान खुद भी लड़े और क्रांतिकारियों को भी दिए। वहां का वहां का जो गुनाह किया था उन्होंने, राष्ट्रवाद को, राष्ट्र को बचाने का, सर्वस्व न्यौछावर करने का, वो किसान भारत का आज भी भुगत रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जितने भी ये यहाँ पर, चाहे वो पाकिस्तान का एरिया हो, पाकिस्तान के लोगों ने भी देखना चाहिए कि यहाँ जो लड़ाइयाँ लड़ी है क्या वो उन्हीं के लिए लड़ी गई थी। ठीक है, आज वहाँ इस्लाम है, कोई बात नहीं, बांग्लादेश में इस्लाम है, हमें उम्मीद है कभी ना कभी तो वो समझेंगे हमारी साझा संस्कृति। ये पहाड़ के क्षेत्र हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में नेपाल है, क्या नेपाल सुरक्षित रह पाता? इतना यहाँ के किसानों ने अगर हथियार गला के यहाँ नहीं दिए होते तो क्या वो लड़ाई यहाँ नहीं आई होती? और जहां राजपूतों ने, इस क्षेत्र में राजपूतों ने 500 सालों तक अरबी जिहाद को हमला, और जो घोड़े पे आते थे, उस समय आदमी बैलगाड़ी और ऊंटों पे चलता होगा, वो घोड़ों पे आते थे। यानी आज समझ लीजिए कि एक ट्रेन मालगाड़ी चल रही है और एक बुलेट ट्रेन जा रही है, उस रफ्तार से नंगी तलवारों के साथ आते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था, गाजर मूली की तरह काटा जाता था। और युवा महिलाओं को, भारत की महिलाओं को, मिन्नते दूनार, क्या नाम है वो मेरे को याद भी नहीं आ रहा, मिन्नते दीनार हिंद महिला, मतलब भारत की, हिंद की महिला को, वो ये एरिया था, ये पाकिस्तान का ये एरिया था, यहाँ से उस समय भारत ही था। यहाँ से युवा महिलाओं को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था। और कोई मीनार बनाई है, वो उसका इतिहास मेरे को एक्यूरेट याद नहीं आ रहा कहाँ पर है, वो मीनार दीनार बनाई गई है कि वहाँ 2 दीनार में बेचा है, मतलब 2-2 रुपए में, यानी आज के, हाँ 2-2 रुपए मान लो, आज के डेट में 2-2 रुपए में जवान महिलाओं को वहाँ बोली लगाई जाती थी कि ले जाओ ले जाओ। हिंद की महिलाएं, हिंद का, हिंदुस्तान का नाम बहुत फेमस था, बहुत बड़ा नाम था उस समय। उस जमाने में ऐसा बताया जाता था कि 2-2 दीनार में, बोले 2-2 टके में, जो भी आज की भाषा में बोलना चाहिए, वो बोले ले जाओ, तुम बोले ले जाओ, हम लूट के लेके आए। तो क्या ये सब झटके, क्या यही पार्ट ने सहे होंगे? क्या वो झटके ये वाले पार्ट ने जो सहे, वो झटके यहाँ नहीं आते? यहाँ के झटके यहाँ नहीं सहे होते? मतलब शॉकअप, मैं बता रहा हूँ, शॉकअप की बात कर रहा हूँ कि ये शॉकअप यहाँ नहीं होता तो वो झटके यहाँ महसूस नहीं हुए होते? क्या ये वाली सभ्यता संस्कृति बची रही होती? क्या वो ये श्रीलंका, आज का श्रीलंका, तमिल सिहली विवाद में बढ़ा दिया है, तमिल सिहलियों को अलग कर दिया है, तो क्या वो विवाद यहाँ नहीं बढ़ा होता? क्या वो मैदानी इलाकों से जो घोड़े दौड़ते हुए आते थे नंगी तलवारें लिए, वो यहाँ तक नहीं बढ़े होते? अगर उन उन झटकों को यहाँ नहीं झेल लिया होता, यहाँ पर नहीं झेला होता अफगानिस्तान तरफ, हाँ, यहाँ मराठों ने यहाँ पे दौड़, यहाँ से चल के, यहाँ से मराठों ने यहाँ नहीं झेला होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपना साझा इतिहास, गौरवशाली परंपरा को देखना चाहिए, समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। हमें चाइना के कम्युनिज्म में नहीं आना चाहिए। चाइना का कम्युनिज्म इस वक्त सबसे ज्यादा खून खराबा करने वाला चाइना का कम्युनिज्म है, जो ब्लड शेड लिए हुए। चाइना का अपना इतिहास है, 1950 में उन्होंने डेमोक्रेट्स को मार भगाया, जो आज ताइवान कहलाते हैं। उन्होंने वहां उस समय मार भगाया और आज ये दुनिया भर में यही कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी, 150 करोड़ लोग रहते हैं, सिर्फ 2500 लोग हैं, वो 125 लोगों को चुन लेते हैं चाइना में, और वो ये इस तरफ है चाइना, इधर ऊपर। यहां कौन सी डेमोक्रेसी, कौन, किन लोगों की बातें सुनी जाती वहां पर? कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भारत में दिखता है सारी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ समाधान भी है। चाइना में कौन सी 150 करोड़ लोगों की कौन सी भाषाएं, कौन सी समस्याएं बताई जा रही है? नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं है। हमें अपना साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, बोलचाल, तीज त्योहार सब देखने, फिर हमें ये निर्णय लेना है कि हमें एक साथ रहना है या लड़ झगड़ के रहना है। मैं पाकिस्तान जैसे देश से भी, बांग्लादेश जैसे देश से भी, सिंहली तमिल बहुल देश श्रीलंका से भी मैं यही कहना चाहता हूँ। म्यांमार तक मेरी यही बात है, नेपाल में भी मेरी यही बात है कि इस तरह से वैमनस्य बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ये इस क्षेत्र में मुझे बताइए, अगर भारत ना हो तो कितने दिन तक नेपाल अपने राष्ट्रवाद को बचा सकता है चाइना के मकड़ जाल से? पूरे अफ्रीका को आज चाइना गिल गया है।
उसकी क्या रणनीति है, कैसी नीतियां हैं, किस तरह से वो पैसे का मकड़जाल बना के कमज़ोर देशों को उठा लेता, उनके उस समय पैसा इन्वेस्ट करता जब वो तकलीफ़ में हो। आज अगर मान लो नेपाल तकलीफ़ में है, पैसे की कमी है, वो ऐसे मकड़जाल बुन देगा कि भारत को कमज़ोर करेगा। भारत के कमज़ोर होने के बाद नेपाल का कोई भविष्य है? शांत दिमाग से हमें सब सोचना चाहिए कि भारत कहाँ है, क्या है। इस सारे देशों को यदि हम एक साथ मिला लें, यहाँ से अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देश हम एक ही संस्कृति डोर से बंधे हुए हैं कहीं न कहीं। हमारा अपना ही उत्पादन और व्यापार इतना है कि हमें कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज वीडियो मैं यहीं पे पूरा करता हूँ, बहुत लंबा हो गया थोड़ा वीडियो। तो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और काम में मेरे बढ़ाएं, मदद करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।